नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, अध्यादेश और विधेयक। अध्यादेश और विधेयक में क्या अंतर है, इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत से विद्यार्थी जो हैं अध्यादेश और विधेयक को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। बच्चों, अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश और विधेयक में क्या अंतर है, इसकी सबसे पहले हम एक उदाहरण देकर के देखते हैं कि अध्यादेश कब जारी हुआ और किस प्रकार से अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश में श्री राम मंदिर का मामला बड़ा ही मसला था और ये सालों कोर्ट में चला और इस मामले में लोगों ने सरकार से अध्यादेश लाकर मंदिर बनाने की मांग बड़े पैमाने पर की। वहीं एक और हम देख सकते हैं बच्चों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया जाना भी ऐसा ही एक काम था। इस पर भी लोगों ने बहुत अभियान चलाया। बच्चों, ये मामले बड़े विवादित रहे और इन मामलों में अध्यादेश लाया गया। और बच्चों, हम देखें तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश को अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है और भारतीय संसद नए कानूनों का निर्माण करती है। इसी तरह पुराने कानूनों का संशोधन करती है, मतलब नए कानूनों का निर्माण करती है, पुरानों का संशोधन करती है। लेकिन जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है विद्यार्थियों, तब भारत सरकार क्या करे? तब भारत सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है वह अध्यादेश कहलाता है। समझ में आए विद्यार्थियों, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब ये होता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हर 6 महीने के अंतराल में संसद का सत्र चलना अनिवार्य है। और जब संसद का सत्र उस समय नहीं चल रहा होता है 6 महीने के अंतराल, 6 महीने के बीच में 6 महीने तक, तब स्थिति क्या होती है? तब कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाएं कि अध्यादेश या कानूनी व्यवस्था लानी पड़े। तब राष्ट्रपति जो है उस कानून को लागू करता है और उसी को अध्यादेश कहा जाता है। और यह अध्यादेश भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किया जाता है। अब तक कितने अध्यादेश लाए गए हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। लेकिन यदि कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाए जाने की आवश्यकता हो, संसद के सत्र की प्रतीक्षा करने की बजाय सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर देती है। संसद सत्र की प्रतीक्षा नहीं की जाती तब तक के लिए और अध्यादेश लाया जाता है। और यही वजह है बच्चों कि 26 जनवरी 1950 के बाद अब तक करीब 700 से भी अधिक अध्यादेश लाए जा चुके हैं। इनमें से कई ऐसे भी थे जिन्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी लाने की, लेकिन उन्हें लाया गया। यह केवल तत्कालीन सरकारों के अपने रणनीतिक फैसलों को लागू करवाने के लिए लाए गए। ये ऐसे फैसले थे बच्चों जिनसे सरकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाना था। सरकार किसी की भी रही हो, हर सरकार अपने फायदे को देखते हुए अध्यादेश लाती है, चाहे वह सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य दलों की हो। और पुख्ता तौर पर यही वजह मानी जा सकती है बच्चों कि संविधान लागू होने के बाद से अध्यादेशों की संख्या वाकई बहुत बढ़ गई है। अध्यादेश सरकार को किस कार्य में सक्षम बनाते हैं? यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो ऑर्डिनेंस भारत सरकार को तत्कालीन विधायी कार्य करने में सक्षम बनाती है कि कानूनी कार्यवाही जिस मुद्दे पर या जिस समस्या पर, परिस्थिति पर तत्कालीन कार्यवाही करनी हो, उस मुद्दे पर कानूनी कार्यवाही करना ही ऑर्डिनेंस कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि बच्चों 6 माह होती है और संसद की मंजूरी मिलने की स्थिति में ये 6 सप्ताह हो जाती है। और यदि निश्चित सीमा के भीतर संसद उन्हें मंजूर नहीं करती है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। 6 माह के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य होता है। इसके लिए हमारे देश यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में ये व्यवस्था की गई है। पिछली तिथि से भी प्रभावी हो सकता है अध्यादेश। कैसे प्रभावी हो सकता है? यह अध्यादेश के बारे में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि अध्यादेश विधेयक की तरह ही पूर्ववर्ती हो सकता है। इसका मतलब यह होता है कि इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लें कि आज कोई अध्यादेश सरकार लागू करती है और वह कहती है कि इसे 15 मार्च से लागू माना जाएगा, तो इसके तहत दी गई सारी व्यवस्थाएं 15 मार्च से ही लागू मानी जाएंगी। संसद किसी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित या निरस्त कर सकता है और अध्यादेश के जरिए किसी कर कानून को भी बदला जा सकता है। मतलब अध्यादेश के माध्यम से किसी टैक्स को या किसी
सिविल लॉ को भी बदलने का प्रावधान होता है। लेकिन यहाँ एक बात बच्चों याद रखने लायक ये है कि यदि देश के राष्ट्रपति चाहे तो ऑर्डिनेंस का विरोध भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्डिनेंस को या अध्यादेश को वो मंजूरी दे दें, यानी कि वह अध्यादेश पर अपने हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकता है, उसे निरस्त भी कर सकता है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। उसमें संशोधन की बात भी कह सकता है राष्ट्रपति कि इसमें संशोधन किया जाए, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। इसीलिए अध्यादेश में संशोधन करना, उसे निरस्त करना राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अध्यादेश और विधेयक में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन ऑर्डिनेंस एंड बिल? इसमें देखने की बात यह है बच्चों कि अध्यादेश और विधेयक एक ही मतलब के नहीं होते हैं, लेकिन अध्यादेश और विधेयक में बहुत सारा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। अब हम अध्यादेश और विधेयक के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। पहला अंतर आता है, अध्यादेश केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा तत्काल लागू किए जाते हैं। अध्यादेश जो है केंद्र सरकार के सलाह यानी मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा तत्काल ही लागू किया जा सकता है, राष्ट्रपति की रजामंदी के द्वारा। वहीं विधेयक सदन के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही लागू होता है, तो इसमें लंबा समय भी लग सकता है। अध्यादेश अस्थायी होता है, लेकिन विधेयक जो होता है स्थायी होता है, वो हमेशा बना रहता है। अध्यादेश बना इसलिए नहीं रहता है कि यदि अगर संसद में उसे बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो अध्यादेश निरस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यदि अध्यादेश को संसद में मंजूरी मिल जाती है 6 माह बाद, 6 महीने बाद, तो वह अध्यादेश ही एक कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है और स्थायी बन जाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अध्यादेश क्या रहता है? अस्थायी रहता है, और विधेयक जो है हमेशा स्थायी बना रहता है। विधेयक यानी कानून। अध्यादेश पारित करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं होती है। अध्यादेश पारित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति की मंजूरी की बेहद आवश्यकता होती है। विधेयक को पारित करने के लिए हम यह देखें, विधेयक को पारित करने के लिए संसद की सहमति आवश्यक है। अगर संसद की सहमति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की सहमति अगर नहीं होगी तो विधेयक नहीं पारित हो पाएगा। अध्यादेश तत्कालीन परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है, लेकिन विधेयक जो होता है स्थायी कानून बनाने के लिए पेश किया जाता है। अध्यादेश जो होता है वो समाज में या राज्य में या देश में जो परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार ही लाया जाता है। उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए अध्यादेश रूपी कानून को लाया जाता है। लेकिन विधेयक जो होता है वो हमेशा स्थायी समाधान के लिए कानून के रूप में पेश होता है और लागू होता है। अध्यादेश की अवधि न्यूनतम 6 सप्ताह तथा अधिकतम 6 मास होती है, जबकि विधेयक की अवधि निर्धारित नहीं होती, यह हमेशा बनी रहती है। अर्थात स्थायी है तो इसका मतलब यह बनी रहेगी। यदि उसमें कोई संशोधन या कोई दूसरी बात नहीं आती है या कोई विवाद नहीं होता है, तब तक यह बना रहता है। अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जारी करता है, और वहीं विधेयक जो होता है संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति जारी करता है। दोनों में राष्ट्रपति की भूमिका अहम होती है। अध्यादेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति सलाह देता है और फिर राष्ट्रपति उसे जारी करता है। उसे निरस्त करने का भी आदेश दे सकता है, उसमें संशोधन करने का भी आदेश दे सकता है। इसी प्रकार से विधेयक भी जो होता है वो संसद की स्वीकृति के बिना और संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसे वापस भी लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और उसे जेबी वीटो के आधार पर वह अपने पास रख भी सकता है उस विधेयक को। तो इस प्रकार से विधेयक और अध्यादेश में राष्ट्रपति की अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है। अध्यादेश तत्कालीन कानून लागू करने का आदेश होता है। अध्यादेश जो होता है तत्कालीन समय की परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाता है, और विधेयक कानून बनाने का एक प्रस्ताव होता है। तो अब बच्चों हम देखते हैं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले में आया ताजा अध्यादेश, मतलब हाल ही के दिनों में जो हम कोविड-19 के दौर में जिसमें चल रहे हैं, तो उसी में इस अध्यादेश को लाया गया और उसमें क्या बातें हुई आप देखिए। कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हो रहे हमले को देखते हुए केंद्र सरकार करीब कुछ दिन पहले ही एक अध्यादेश लेकर आई थी, और यह अध्यादेश मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर लाया गया था बच्चों। और अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। ऐसी किसी भी घटना की जांच 30 दिन में पूरी करनी होगी और 1 साल में फैसला आ जाएगा। और स्वास्थ्य कर्मी पर गंभीर हमले के मामले में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा
अलावा बच्चों 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं डॉक्टरों के वाहन, क्लिनिक, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आरोपी से 2 गुना जुर्माना वसूल किए जाने का भी प्रावधान इस अध्यादेश में किया गया। अध्यादेश से जुड़े कई मामले बेहद विवादित भी रहे। ये हर काल से जुड़े रहे, कभी कांग्रेस के शासनकाल में तो कभी सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से तो कभी किसी और सरकार के समय। मोटे तौर पर देखें तो बच्चों इस अध्यादेश से जुड़े विवाद कुछ इस तरह रहे, जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अध्यादेश से जुड़ी विवादित घटना आज से करीब 7 साल पहले हम जाएं और यहाँ देखें कि 2013 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अध्यादेश की कॉपी को फाड़ डाला, जो बेहद ही चर्चा में रहा और बहुत ही शर्मनाक रहा। कुछ ही समय पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह आहलूवालिया ने बताया कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस प्रकरण से बहुत चोट पहुंची थी। उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें लगता है कि उन्हें मतलब मनमोहन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल यह अध्यादेश दागियों को चुनाव लड़ने से रोक लगाने के संबंध में था। इसे राहुल गांधी ने सरासर बकवास बताते हुए कहा कि इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। राहुल गांधी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही थी। किसी को उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से राहुल गांधी जी जो है वो अध्यादेश को फाड़ देंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने मामले पर अपने स्टैंड को दोहराया और 3 साल पहले सन 2017 में राजस्थान में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में एक अध्यादेश बेहद विवादित रहा और इसमें कहा गया था कि सरकार की मंजूरी के बगैर सरकारी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई केस दर्ज नहीं करा सकता है। यह भी बड़ा विवादित अध्यादेश रहा और इसके खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर भी की गई थी और विधानसभा के बाहर और भीतर भी इसका विरोध हुआ था। वहीं भाजपा के ही कुछ विधायक इसे काला कानून की संज्ञा भी दे रहे थे। अब देखते हैं एक जल्लीकट्टू की घटना। यह वहीं 2017 में ही एक ऑर्डिनेंस के जरिए तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को मंजूरी दी गई और जल्लीकट्टू एक खतरनाक खेल माना जाता है और इस खेल में शामिल होने वाले और देखने वाले लोगों की जान के लिए खतरनाक मानते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रोक लगा दी थी। और यह अलग बात है कि आयोजनकर्ता और तमिलनाडु के स्थानीय नागरिक भी इसी परंपरा पर रोक मानते हुए इस खेल को फिर से शुरू किए जाने की इजाजत दिए जाने पर को लेकर एक अभियान चलाते रहे। अब बच्चों सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि हम यहाँ देखते हैं ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में अंतर क्या होता है। इनमें सिर्फ एक आई का अंतर नहीं बल्कि इसमें बहुत ही गहरा अंतर है। कई लोग ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में अंतर नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों एक ही बात है और वे अध्यादेश को ऑर्डिनेंस पुकारते हैं, लेकिन असल में यह सही नहीं है बच्चों। यह केवल आई का अंतर नहीं है। इन दोनों शब्दों के अर्थ की बात करें तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऑर्डिनेंस का अर्थ यहाँ अध्यादेश होता है, वहीं ऑर्डिनेंस का अर्थ होता है तोप या तोपखाना। देश की कई आयुध निर्माण यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी होती हैं। यहाँ तोप समेत अन्य रक्षा अस्त्रों का निर्माण होता है और इसे ट्रायल के बाद यह संस्थान देश को समर्पित करता है। तो बच्चों हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हमें ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में जो अंतर है उसको समझना बेहद जरूरी है। तो हमें ध्यान रखना होगा ऑर्डिनेंस अध्यादेश को कहते हैं और ऑर्डिनेंस जो है एक ऐसी फैक्ट्री का नाम है जो तोप तैयार करती है और उसे ट्रायल के बाद उस तोप को ट्रायल के बाद यह संस्थान जो है वो सरकार को यानी देश को समर्पित कर देती है। इसी के साथ ही यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि अध्यादेश और विधेयक में अंतर आपको समझ में आया होगा, ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में भी अंतर आपको समझ में आया होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत यूजफुल रहेगा। इसी के साथ ही यह वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी और तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।